तो दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भारत और अमेरिका की ट्रेड टॉक्स कोलैप्स हो चुकी हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली थी वो अब हॉल्ट हो गई है। किस कारणवश ऐसा हुआ? ये जो अमेरिका की तरफ से इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं कि ये ट्रेड डील इसलिए हॉल्ट हो गई क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया। इन दावों में कितनी सच्चाई है? इस प्रकार की ड्रामेटिक और सनसनी फैलाने वाली खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सब कुछ हम यहीं पर समझेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, मीडिया में इस बात को ओवर सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है कि चूंकि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पर्सनली रीच आउट नहीं किया, इस वजह से ये ट्रेड डील आगे नहीं बढ़ी। भारत के द्वारा ट्रंप को इग्नोर किए जाने के कारण ये ट्रेड डील आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप की सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन में इस प्रकार का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन चुका है कि जो देश ट्रंप की ईगो मसाज कर देते हैं, ट्रंप की तारीफ कर देते हैं, वहाँ फिर डील्स के तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और जहाँ पर ट्रंप को लगता है कि उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ फिर ट्रंप की तरफ से बैकलैश आना तय है। तो रीसेंट टाइम्स में ऐसा ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन ये कह देना कि भारत की तरफ से क्योंकि अमेरिका में एक फ़ोन कॉल नहीं गया, इस वजह से दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच की ट्रेड डील रुक गई, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जियोपॉलिटिक्स में दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच में इस तरीके से ट्रेड डील्स को नहीं रोका जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसी ट्रेड डील्स में केवल दो लोग ही इन्वॉल्व हैं। ऐसी ट्रेड डील्स में मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पावरफुल इंडस्ट्रियल लॉबीज लगी होती हैं इन डील्स के पीछे, तमाम पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स लगते हैं, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत हद तक ऐसी डील्स में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो याद रखिएगा, दो बड़े देशों के बीच में यदि ट्रेड डील रुकती है तो इसका मुख्य कारण रहा होगा कि दोनों देशों के बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे। ज़रूर कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होंगे जिस पर दोनों देशों की सहमति नहीं बन पाई होगी, वहाँ पर फिर डेडलॉक हो जाता है। बाकी सब हम ये जो मीडिया में ड्रामेटिक कवरेज देखते हैं, ये केवल साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं। ये दूसरे देश को प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीएम मोदी ने चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया, केवल इस वजह से ये ट्रेड डील रुक गई है। वास्तव में ऐसे बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं जिन्होंने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को स्टॉल कर दिया है। इसमें से सबसे सेंसिटिव इशू है एग्रीकल्चर। अमेरिका चाहता है कि उसको भारत के मार्केट की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले। भारत अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट्स के दरवाजे खोल दे। अमेरिका की तरफ से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आएँ, उन पर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाए। अब भारत ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि ये डायरेक्टली भारत के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ है। यदि अमेरिका अपने चीप फार्म प्रोडक्ट्स भारत के अंदर डंप कर देगा तो भारत के किसान उससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। अब भाई, भारत और अमेरिका का फार्मिंग सीन बिल्कुल डिफरेंट है। अमेरिका में फार्मिंग मोस्टली बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के द्वारा की जाती है, जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन होगी, एडवांस्ड मशीन्स होंगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, जिससे अमेरिकन फार्मर्स कम दाम में मास प्रोडक्शन कर पाएंगे। उसके बाद ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भारत में आकर डंप कर दिया जाएगा। भारत, जहाँ पर एग्रीकल्चरल सीन बिल्कुल डिफरेंट है। भारत में ज़्यादातर फार्मर्स स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। भारत की लगभग आधी आबादी की मेन सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग है, और भारतीय किसान को उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता है जैसा कि अमेरिकन फार्मर्स को मिलता है गवर्नमेंट से। तो जब अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भारत में आकर डंप होगा तो भारतीय फार्मर्स उससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो अपने मार्केट को अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ओपन अप करना भारत के स्मॉल फार्मर्स के हित में नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार किसानों के अगेंस्ट जाते हुए नहीं दिखना चाहती है। ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होगा। तो ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। फिर अपने मार्केट को अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए खोलना हमारी फूड सिक्योरिटी के भी अगेंस्ट है, बिकॉज हमारे किसान अमेरिकन प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अमेरिकन प्रोडक्ट्स हमारे पूरे मार्केट को फ्लड कर देंगे। ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज ये हमारी सेल्फ सफिशिएंसी के अगेंस्ट होगा। हम अमेरिकन फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब फूड पर डिपेंडेंस होती है उससे क्या पॉलिटिकल प्रेशर आता है, ये हम पास्ट में देख चुके हैं। फिर हम भूले नहीं हैं कि जो कॉलोनियल एरा में ख़राब पॉलिसीज़ ली गई थी, जिनके कारण भारत में कई फैमिन्स आए थे, लाखों लोग अफेक्ट हुए थे। तो भारत जानता है कि अपने फूड सेक्टर को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। जो कोई भी देश फूड इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन देश पर निर्भर हो गया, समझ लीजिए वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया। देर सवेर वो फॉरेन देश इस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा अवश्य उठाएगा। खासकर कोई युद्ध हो जाए या मान लीजिए कोई सप्लाई चेन शॉक हो जाए,
जैसा कि पैंडेमिक के दौरान हुए थे। ऐसे में फूड इंपोर्ट्स के लिए किसी फॉरेन देश के ऊपर निर्भरता बहुत ही घातक साबित हो सकती है। फॉरेन देश कभी भी सैंक्शंस लगाकर या फूड सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। इसलिए भारत में चाहे कोई भी सरकार रहे, वो एकदम से अपने मार्केट को फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं ओपन अप करेगी, एकदम से अपने किसानों को ग्लोबल कंपटीशन से एक्सपोज नहीं करेगी जब तक कि वो कुछ मेजर सेफगार्ड्स प्रोवाइड ना कर दे, क्योंकि किसान बहुत बड़ा वोटर बेस है। और भारत में हम देख चुके हैं कि यदि फार्म डिस्ट्रेस होगा तो उससे कैसे सोशल अनरेस्ट जन्म लेता है। हम देख चुके हैं कि कैसे सरकार फार्म लॉज लाई थी, फिर लंबे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, अंत में सरकार को फार्म लॉज वापस लेने पड़े थे। तो भारत इस बात को समझता है कि पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। तो भारत का ये स्टांस है कि हम अपने मार्केट की लिमिटेड एक्सेस दे देंगे, ग्रेजुअली हम अपने मार्केट को ओपन अप करेंगे, हम अपने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने किसानों की लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है। ये जो भारत का रेजिस्टेंस है अपने मार्केट को अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ओपन अप करने का, अमेरिका इससे नाराज़ है, बिकॉज भारत यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत सरकार इससे होने वाले इकोनॉमिक और सोशल रिस्क से भली भांति परिचित है। तो एग्रीकल्चर भारत और अमेरिका के बीच में डिसएग्रीमेंट का एक मेजर पॉइंट है। ये मुद्दा जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक पीएम मोदी चाहे 10 बार ट्रंप को कॉल कर लें, ट्रेड डील आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा इशू है मेडिकल डिवाइसेस। भारत अपनी हेल्थ केयर को अफोर्डेबल रखना चाहता है, तो वो कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि हार्ट में डलने वाले स्टेंट्स हो गए या नी इम्प्लांट्स हो गए, उनकी प्राइसेस को कैप करता है। अब ये जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि लाइफ सेविंग होती हैं, इनके ऊपर भारत ने ये जो प्राइसिंग और रेगुलेशन लगा रखी है, अमेरिका इससे खुश नहीं है। अमेरिका चाहता है कि इन कंट्रोल्स को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन कंट्रोल्स से, ये जो भारत ने प्राइस कैप लगाया है, इससे अमेरिकन कंपनीज़ का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाले ग्लोबल जायंट्स अमेरिकन कंपनीज़ हैं। इनका कहना है कि भाई हमें यदि प्रॉफिट्स होंगे तो उसे हम रिसर्च और इनोवेशन में लगाएंगे, और दूसरा देश यदि इन पर प्राइस कैप लगा देगा तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अमेरिका इस प्रकार के ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से खुश नहीं है, वो फ्री मार्केट को प्रमोट करता है, जबकि भारत का स्टांस है कि भाई हेल्थ केयर लग्जरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस है, जैसे कि कोई स्टेंट हो गया, वो चंद हज़ार में इंपोर्ट किया जाए और फिर लाख में बेचा जाए। हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस पर ह्यूज मार्जिन कमाएं। तो ये लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस अफोर्डेबल रहें, ये भारत सरकार की प्रायोरिटी है। अमेरिका को इससे समस्या है कि भारत पब्लिक हेल्थ को फ्री मार्केट के ऊपर प्रायोरिटी क्यों दे रहा है। तो यहाँ पर भी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इससे भी गाड़ी फंसी हुई है। एग्रीकल्चर और मेडिकल डिवाइसेस के बाद अगला इशू है डेटा। भारत को चाहिए डेटा लोकलाइजेशन, यानी भारत के नागरिकों के डेटा के ऊपर भारत का सोवरेन कंट्रोल होना चाहिए, जबकि अमेरिका चाहता है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होना चाहिए। अमेरिका की बिग टेक कंपनीज़ को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बिकॉज डिजिटल एज में जिसके पास भी डेटा है वो फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। आप अक्सर सुनते रहते होंगे डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो डेटा को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच में पॉलिसी क्लैश है। तो ये कुछ टॉप के इश्यूज़ हैं जिसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बातें फंसी हुई हैं। देखिए, पर्सनल डिप्लोमेसी नो डाउट इम्पॉर्टेंट होती है, बट ये इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सही है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो लीडर्स होते हैं वो पर्सनल डिप्लोमेसी के ज़रिए दोनों देशों के संबंधों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपस में फ़ोन कॉल्स होती हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, ये जो आप हैंडशेक्स देखते हैं, हग्स देखते हैं, ये जो तमाम स्टेटमेंट्स इशू किए जाते हैं कि हम लोग गुड फ्रेंड्स हैं, इससे क्या पर्सनल केमिस्ट्री ज़रूर बिल्ड होती है। बट हमें याद रखना चाहिए कि लीडर्स तो बदल जाएंगे, बचा क्या रहेगा? इंस्टीट्यूशंस। आपने सुना होगा, लीडर्स चेंज, इंस्टीट्यूशंस रिमेन। तो देखिए, लीडर्स तो आते जाते रहेंगे चुनाव के बाद, बट इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं कि वो लीडर्स के बियॉन्ड देशों के बीच रिलेशंस में कंटिन्यूटी बनाने में मददगार साबित होते हैं। इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही दो देशों के संबंधों में स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। ये जो आप दो देशों के बीच में ट्रीटीज़ देखते हैं या रिटन एग्रीमेंट्स देखते हैं, ट्रेड डील्स होती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं, ये सब इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी के अंतर्गत आता है। हमेशा याद रखिएगा, जियोपॉलिटिक्स में किन्हीं भी दो लीडर्स के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री
नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होगी। नेशनल इंटरेस्ट ही सर्वोपरि होते हैं। अभी आप देखते रहते होंगे कि ट्रम्प भले ही ये कह दें कि मोदी एक अच्छा आदमी है, मोदी मेरा दोस्त है, लेकिन सेम लाइन में वो कह देंगे कि इंडिया टैरिफ किंग है, भारत को टैरिफ्स रिड्यूस करने होंगे, भारत यदि रशिया से तेल लेगा तो मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पर्सनल फ्रेंडशिप जो होंगी, पर्सनल डिप्लोमेसी होगी, वो अपनी जगह है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होगी। अब अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में एक डोमिनेंट भारत नहीं है। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी देश इतना मजबूत हो जाए कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगे, भले ही वो चाइना हो, रशिया हो, भारत हो या कोई और हो। सीधी सी बात है, अमेरिका को एक नया इंडिपेंडेंट पावर सेंटर नहीं चाहिए। अमेरिका विश्व पर अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। तो अभी जो भारत की अमेरिका को ना कह देने की एबिलिटी है, ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत एक रूल टेकर बना रहे, रूल मेकर ना बने। भारत और अमेरिका के बीच में जो पावर इक्वेशन चला आ रहा था वो सडनली चेंज ना हो। अमेरिका को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट भारत नहीं चाहिए, अमेरिका को स्ट्रांग और डिपेंडेंट भारत चाहिए। वो अमेरिका के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। ऐसे भारत की मदद से अमेरिका चाइना को कंटेन कर पाएगा। तो अमेरिका भारत को यूएस लेड फ्रेमवर्क्स के साथ अलाइन रखना चाहता है। तो जब भारत रशिया से ऑयल और वेपन्स खरीदने लगता है तो अमेरिका अनकंफर्टेबल हो जाता है। अमेरिका चाहता है भारत अमेरिका से हथियार और एनर्जी खरीदे, अमेरिकन कंपनीज़ को फ़ायदा हो। भारत ये जो ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह एक्ट कर रहा है, रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज रख रहा है, अपने मार्केट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। एक एम्पावर्ड भारत अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि क्रिटिकल एरियाज़ में भारत पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो जाए, अमेरिकन कंपनीज़ के साथ ही कॉम्पीट करने लगे, यूएस की टेक्नोलॉजी और फार्मा जायंट्स को चैलेंज करने लगे, डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करने लगे, फेयर ट्रेड रूल्स की डिमांड करने लगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस, डिजिटल टैक्सेस, ये सब फ्रिक्शन के पॉइंट बन रहे हैं। इसी वजह से भारत और अमेरिका की ट्रेड डील स्टॉल हो चुकी है। भारत के मार्केट्स इसको लेकर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को डर है कि अमेरिका अपने टैरिफ्स लगा देगा। ऑलरेडी भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स लगे हुए हैं रशिया से तेल खरीदने के कारण। अमेरिका की तरफ से धमकी आ रही है कि इसको बढ़ाकर 500% कर देंगे। तो डर के मारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के मार्केट से पुल आउट कर रहे हैं। ये जो अनसर्टेनिटी होती है, ये मार्केट्स को पसंद नहीं आती है। तो ये जो ट्रेड डील रुकने के कारण अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, ये भारत के एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। अब चूंकि भारत जानता है कि ऐसा होगा, तो इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए भारत यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ मिलकर अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है। लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की तरह इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि पेशेंटली नेगोशिएट कर रहा है। भारत जानता है कि ये जो ट्रेड डील रुकेगी, ये केवल भारत को हर्ट नहीं करेगी, ये अमेरिका को भी हर्ट करेगी। भारत के ऊपर यदि टैरिफ्स लगाए जाते हैं, उन्हें और बढ़ाया जाता है, तो ये अमेरिका के कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ग्रेजुअली अमेरिका भारत के मैसिव मार्केट की एक्सेस खो देगा। जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं वो चाइना डिपेंडेंट हो जाएंगी। ग्लोबल साउथ में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिरती जाएगी। भारत को चोट पहुंचाकर अमेरिका की खुद की चाइना +1 स्ट्रैटेजी कमज़ोर होगी। तो अमेरिका को भी अपने एक्शंस की लॉन्ग टर्म कॉस्ट झेलनी पड़ेगी। तो अमेरिका के लिए ये उचित होगा कि वो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करे, भारत को एक जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करने की कोशिश ना करें। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना जारी रखेगा। होपफुली भारत और अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड डील हॉल्ट हुई है, ये एक टेम्पररी पॉज है। आगे दोनों देशों के इंटरेस्ट अलाइन होंगे और ट्रेड टॉक्स फिर से शुरू होंगी। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में सैनिटी प्रिवेल करेगी और वो भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कंप्लीटली स्पॉइल होने से बचा लेगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील किसी फ़ोन कॉल की वजह से नहीं रुकी है। ये इसलिए रुकी है क्योंकि भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट अलाइन नहीं हुए थे। और इंटरेस्ट अलाइन इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि भारत का ये स्टांस है कि अमेरिका के साथ कोऑपरेशन अच्छा है, ज़रूरी है, लेकिन ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कॉस्ट पर नहीं आएगा। भारत की सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नॉन नेगोशिएबल हैं। तो भले ही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इमोशनली एक्ट करती रहे, भारत मॉरली और रैशनली एक्ट करता रहेगा।